हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम आयुष और आज शुरुआत करते हैं 7 डे चैलेंज के डे 6 के ब्लॉग को। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है 6:43 में, 6:43 में मेरे दिन की शुरुआत होती है। और आज उठने में थोड़ा लेट भी हो गया, लेकिन फिर भी मेरे दिन की शुरुआत फिर भी उसी तरीके से होगी। इस सबसे पहला काम होगा मेरा, वो है डेली टारगेट सेट करना। आज के भी डेली टारगेट में उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सबसे पहले मेरा काम होगा फुल मॉक 12 देना। इसके बाद 15 मिनट फार्मूला बुक रिवीजन, 15 मिनट कैलकुलेशन, नंबर सिस्टम के 50 क्वेश्चंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश माध्यम का एक मॉक, OWS, ईडीएम, साइनो, एंटो, फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रोपोजिशन, ये सभी करने। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप इसमें चीज़ों को अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मैं अभी सुबह उठ के सबसे पहले मेंस का एक मॉक देता हूँ, तो आप उस टाइम पर प्री का एक मॉक लगा सकते हो। तो इसी की तरह सबसे पहला काम था मेरा, वो था फुल मॉक 12 अटेम्प्ट करना, मेंस का वो भी। तो मैंने सबसे पहले उसी तरीके से स्टार्ट किया फुल मॉक 12। अब इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रेटजी थी मेरी कि सबसे पहले मैं मैथ्स के इजी क्वेश्चंस करूंगा, फिर रीजनिंग के, इसके बाद फिर सेकेंड टाइम में जो क्वेश्चंस नहीं बने उन्हें अटेम्प्ट करूंगा। ये सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर अब स्टार्ट होता है इंग्लिश में के क्वेश्चंस करता हूँ। इंग्लिश अटेम्प्ट करने का भी वही तरीका रहता है कि पहले मैं क्लोज टेस्ट PQRS पैसेज को लास्ट में करूँ। पहले जो पैसेज या वोकैब के क्वेश्चन है पहले उन्हें कर लेता हूँ, बाकी बाद में फिर जो रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चन है उन्हें अटेम्प्ट करता हूँ। इसके बाद फिर मैं कंप्लीट करता हूँ GK, उसके बाद टेस्ट को करता हूँ सबमिट। टेस्ट सबमिट करने के बाद जो मेरे रिजल्ट आए वो आज के मार्क्स थे 295। मुझे काम करना है फिर से इसी पर। उसके बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स। मैथ्स में मैं क्वेश्चन कर रहा था नंबर सिस्टम के। तो कल तक जो प्रीवियस डे था वहाँ तक मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 179 तक। तो आज मेरा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 180। और 180 से क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करता हूँ तो आप इसी चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, जो भी ये जो टारगेट है इसे फॉलो कर रहा है तो आप क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस ज़रूर डेली अटेम्प्ट करो। आप इसे स्किप नहीं कर सकते। अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन स्किप करोगे तो फिर दिक्कत ये होगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे मॉक के अंदर तो उसमें इम्प्रूवमेंट आपको ठीक से देखने को नहीं मिलेगा। तो इम्प्रूवमेंट के लिए आपको मैथ्स के क्वेश्चंस ज़रूर अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मैंने 180 से 210 तक यानी कि 30 क्वेश्चंस जो है आज मैंने अटेम्प्ट किए। तो 50 का टारगेट था, लेकिन फिर भी मैंने 30 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए। तो इस तरीके से मेरा जो मैथ्स का टारगेट है वो भी मैथ्स का टारगेट कंप्लीट हो जाता है। और मैथ्स टारगेट कंप्लीट करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। तो मैथ्स टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ और ध्यान रखना है, जिनका भी CHSL एग्ज़ाम क्लियर हुआ है या जिन्होंने भी CHSL के मेंस का एग्ज़ाम दिया है तो वो ज़रूर से इस प्रेफरेंस फॉर्म को आज फिलअप कर ले, क्योंकि 8 तारीख को रात 12 बजे के बाद आप इस प्रेफरेंस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। और जिन्होंने भी नहीं भरा वो इस फॉर्म को ज़रूर देख ले कि इस तरीके का होता है। जब भी आप मेंस एग्ज़ाम दोगे तो आपको फिर प्रेफरेंस फॉर्म भरना होगा और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। और अगर आप प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरते तो फिर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल भी नहीं होगे, आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत सभी ध्यान से समझ लें और फिर इसे आप फिल ज़रूर कर दें। इसके बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है जीके में सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ हिस्ट्री में मेरा आज का जो टॉपिक था वो है महाजनपद। तो महाजनपद फिर मैं लूसेंट से ही कर रहा हूँ। तो महाजनपद टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद फिर स्टार्ट होता है जैनिज़्म यानी कि जैन धर्म। तो जैन धर्म के भी कुछ टॉपिक्स मैंने क्लियर किए। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब आप ऐसे डेली टारगेट कंप्लीट कर रहे होगे तो कभी ऐसा भी होगा कि जब आप डिमोटिवेट होगे, ऐसा मन करेगा कि अब ये कंप्लीट नहीं हो सकता है तो आज के लिए बंक करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने इसलिए स्मॉल टारगेट्स बनाए यानी कि 7 डे चैलेंज, ताकि जब 7 डे आप कंप्लीट करो, जब ऐसा लगे कि अब कंप्लीट नहीं हो सकता या कुछ डिमोटिवेशन हो तो फिर भी आप ये सोचो कि 7 डे करके एक दिन का ब्रेक हो जाएगा। जो 7th डे होगा या 7 डे के बाद 8th डे उस दिन ब्रेक कर लेंगे। फिर इसके बाद मेरा स्टार्ट होता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में मैंने किया, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक था वो था स्थल मंडल, जो मैंने किया था लिथोस्फीयर जो कह सकते हो, कि उस टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया। उस टॉपिक को स्टार्ट करने के बाद तो उसमें जो है जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे, जैसे कि आप अर्थक्वेक के बारे में मैंने पढ़ा, तो इन सभी टॉपिक्स को मैंने आज कंप्लीट किया ज्योग्राफी के अंदर। तो ज्योग्राफी में आप एक चीज़ और ध्यान देंगे कि ज्योग्राफी में ये जो टॉपिक है यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, ये थोड़ा कम समझ में आता है, मतलब आसानी से आप नहीं समझ सकते, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आप इन टॉपिक्स को टाइम देकर
अच्छे से समझ कर इन सभी को कंप्लीट करें। यहाँ पर स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा स्लो भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इस टॉपिक को धीरे धीरे करके कंप्लीट करना, क्योंकि अगर एक बार ये कंप्लीट ना हो ना तो वो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत देती। बाद में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं। तो इस टॉपिक को आराम से कंप्लीट करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इस तरीके से मेरा जो है वो आज का हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों टारगेट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है जो नेक्स्ट टारगेट है, वो है मेरा वोकैब कंप्लीट करना। तो वोकैब में मैं फिर उसी तरीके से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मेरा होता है OWS में 200 तक मैंने कंप्लीट किए थे, तो आज मैं करता हूँ 200 के बाद, यानी कि 200 से 250 तक। तो ठीक इसी तरीके से जैसे 50 OWS किया मैंने, ठीक उसी तरीके से 50 मेरा इडियम एंड फ्रेज होता है, 50 साइन और 50 एंटो। लेकिन जो फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन है, इन दोनों की स्ट्रेटजी मेरी अलग होती है। इसमें क्या होता है कि फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। अब फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब कन्फ्यूजिंग है तो आप ऐसा पढ़ सकते हो कि शुरुआत से 20 पढ़ा, फिर नेक्स्ट डे जब पढ़ोगे तो शुरुआत से 20 पढ़ोगे, और फिर नेक्स्ट 20 पढ़ोगे। फिर जब थर्ड डे होगा तो आप 10 ऊपर के स्किप कर सकते हो, फिर यानी कि 10 के बाद से पढ़ोगे। तो इससे क्या होगा कि जो पहले आपने पढ़ा वो 2-3 बार रिवाइज़ हो जाएगा। जब 2-3 बार रिवाइज़ हो जाए तब आप उस चीज़ को या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उसे ठीक से अप्लाई कर पाओगे। नहीं तो फिर वो अप्लाई नहीं हो पाता है, फिर वो बेकार हो जाता है। तो इस तरीके से मेरा जो वोकैब वाला पार्ट है इसका भी टारगेट कंप्लीट हो जाता है। फिर मेरा स्टार्ट होता है फार्मूला बुक से रिवीजन। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस डे में फार्मूला बुक से रिवाइज़ किया था सर्किल के पुराने टॉपिक्स को, तो जहाँ तक मैंने कंप्लीट किया था उसके बाद मैं फिर स्टार्ट करता हूँ इसका सर्कल का रिवीजन। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी आप फार्मूला बुक से रिवाइज़ कर रहे हो तो कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट होंगे जो उस टाइम पर आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप उन्हें अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करोगे। जो बहुत ऐसा लगे कि जो याद नहीं हो रहा तो आप साइड में पेज रख कर उस पर भी नोट करके चीज़ों को याद करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसे फार्मूलाज भी हैं इसके अंदर जो बहुत कंफ्यूजिंग है और जब आप फर्स्ट टाइम याद कर रहे हो तो वो शायद आपको लगे कि ये रिलेवेंट नहीं है, तो आप उसे स्किप करने की कोशिश करोगे। लेकिन जब आप मॉक दे रहे होते हो या जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो फिर आपको वही सब टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जब आपको उन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तब आप उन सभी टॉपिक्स को वहाँ तो नोट करोगे एनालिसिस कॉपी में, उसके साथ ही जब आप फार्मूला बुक रिवाइज़ कर रहे होगे तो आपको वही कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैंने स्किप किया था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो जब भी जो कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत हो, जो समझ में ना आए, तो उन सभी कॉन्सेप्ट को एक काम करना है कि आप अलग से सिंगल शीट लेकर उन्हें लिख लोगे। उन सभी क्वेश्चंस को आपको नोट करना है। जब आप नोट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में आ जाएगा और आप चीज़ों को समझ पाओगे, अच्छे तरीके से उसे अप्लाई कर पाओगे जब आप टेस्ट दे रहे हो या एग्ज़ाम में जब आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए आपके पास यही एक तरीका है कि आप अलग से एक सीट पर चीज़ों को नोट कर सकते हो। तो आज मेरा जो है वो सर्कल टॉपिक वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। सर्कल कंप्लीट करने के बाद फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट स्टार्ट होता है, वो है कैलकुलेशन प्रैक्टिस। तो कैलकुलेशन में इंस्पेक्टर चालीसा जहाँ तक कंप्लीट किया था उसके बाद सबसे पहले मेरा होता है एडिशन। तो एडिशन में नेक्स्ट पेज से मैंने एडिशन कंप्लीट किया। तो एडिशन कंप्लीट करने में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एक चीज़ वहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा तो आप एक फ़िक्स्ड अमाउंट में चीज़ें ले सकते हो, जैसे एक पेज का टारगेट कर सकते हो या 15 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस, जो भी टारगेट हो। कैलकुलेशन करने में सबसे ज़्यादा बोरिंग होता है इसे रेगुलरली करना, क्योंकि आप जब एक टाइम पर ये कैलकुलेशन करोगे तो फिर कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि ये छोड़ देते हैं, इसे स्किप करते हैं। ये स्किप नहीं करना है, चाहे आप कुछ ही क्वेश्चंस करो, 10 ही क्वेश्चंस करो, 15 ही क्वेश्चंस करो, लेकिन कैलकुलेशन प्रैक्टिस एक भी दिन स्किप नहीं करना है। इस चीज़ को ध्यान रखें। जब भी हो कैलकुलेशन ज़रूर करें, क्योंकि कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपके मैथ्स को सॉल्व करने का। जो टाइमिंग है वो डिक्रीज़ हो जाती है, आप बहुत फास्ट मैथ्स में कैलकुलेट कर पाते हो। और अभी के टाइम पर जो एसएससी के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अगर आप कैलकुलेशन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगने के कारण आप
अच्छे रैंक्स या अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन को कैसे भी करके आप स्किप नहीं कर सकते। दूसरी बात, अब कैलकुलेशन में ये तरीका हो सकता है कि आप एडिशन कर लो और मल्टीप्लिकेशन कर लो अगर कम करना है, और एक दिन आपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किया तो कुछ दिन तक एडिशन मल्टीप्लिकेशन करो। फिर जब इस पे ये चीज़ें अच्छे तरीके से आने लगे, कम टाइम में होने लगे, और तो उसके बाद फिर आप उसमें सब्ट्रैक्शन ऐड कर दो, यानी कि उसके बाद सब्ट्रैक्शन कुछ कर लिया, तो फिर आप धीरे धीरे उस सब्ट्रैक्शन से भी हैबिचुएटेड हो जाओगे। तो फिर आपको इन तीनों में कम टाइम लगेगा। फिर आप उसके बाद डिवीज़न का पार्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से कैलकुलेशन को मास्टर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में सारा कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो और फिर जब आप रेगुलरिटी की बात हो तो फिर वहाँ पर ना हो पाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर रेगुलरिटी मेंटेन करनी है तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन के कुछ पार्ट को करना है और रेगुलर वे में करना है। दो ही चीज़ करना है लेकिन रेगुलर वे में करना है। यहाँ पर कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, स्किप बिल्कुल नहीं करना। रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे ड्यूरेशन में मोटिवेटेड रहना। कभी ऐसा भी होगा कि आप मन नहीं करेगा कि ये आज पढ़ते हैं, आज इस पार्ट को, इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, ये चीज़ छोड़ देते हैं, ये आज मन नहीं कर रहा। इस तरीके से नहीं होगा। मतलब ठीक है, ये चीज़ है, ये होता है सभी के साथ, ये नॉर्मल है। लेकिन जब भी ऐसा लगे तो आप ये सोचना कि 7 डेज़ का प्लान है मेरा, तो 7 डेज़ तो कंप्लीट करना है। अब जैसे आज 5th हो गया या आज 6th डे है, अब एक दिन और है तो एक दिन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक दिन का ब्रेक हो जाएगा। तो ये चीज़ें जब दिमाग में रहेंगी तो फिर आप चीज़ों को स्किप नहीं करोगे, आप उसे रेगुलर वे में करोगे। तो 6 डे, ये 7 डे जो है ये एक मिनिमम है कि इतने दिन तक, ताकि दिमाग को रहे कि चलो 7 डे तो ज़रूर हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ तक पहले करते हैं, इसके बाद फिर आगे का नेक्स्ट टारगेट सेट करेंगे कि वहाँ पर चीज़ें किस तरीके से होंगी। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से मेरा जो है कैलकुलेशन, ये भी टारगेट कंप्लीट हो जाता है। फिर मेरा स्टार्ट होता है इंग्लिश माध्यम का एक मॉक। तो फिर मैं इसी तरीके से स्टार्ट करता हूँ इंग्लिश का मॉक, और मॉक देने का भी तरीका मेरा वही रहता है कि पहले मैं बाकी क्वेश्चंस करता हूँ, उसके बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है कैलकुलेशन। इसके बाद फिर मैं रीडिंग सेक्शन करता हूँ, तो इसमें मेरे मार्क्स आते हैं 111। तो इस तरीके से मेरा आज का पूरा टारगेट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।